इंदिरा रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 9 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर प्रमुख समाचार देखें तो 3 मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे या विश्लेषित करेंगे। एक मुद्दा है भारतीय अर्थव्यवस्था पे व्हाइट पेपर। यह वित्त मंत्री द्वारा कल सदन में जो है इसे प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी बात कि सरकार एक व्हाइट पेपर लाएगी। जो 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था तो वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार पिछले दो जो डिकेड है यानी 2004 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2024 यानी जो 5-5 साल की एक यूपीए की सरकार 2 लगातार रही है वो दशक, और जो 14 से लेकर 24 तक वर्तमान सरकार के 2 कार्यकाल रहे हैं, इनको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लेकर जो है सरकार एक व्हाइट पेपर लाई है। जहाँ तक व्हाइट पेपर का है, ये एक आमतौर पे एक औपचारिक डॉक्यूमेंट्स होता है जो किसी विशेष मुद्दे पर गंभीर अन्वेषण करता है और नीति निर्माण करने के लिए या उससे जुड़े हुए हितधारकों को आगे निर्णय लेने के लिए एक फोरसाइट या आगे का दृष्टिकोण देता है। ठीक है, इसमें दृष्टिकोण नकारात्मक न होने के कारण की वजह से बल्कि सकारात्मक होता है। ये चीज़ें सकारात्मक पहलू को आगे बताता है। और जहाँ तक ब्लैक पेपर है जो कि कल ही जो है लाया गया है, उसमें जो है विभिन्न नीतियों के दूसरे पक्ष या उसके आलोचनात्मक पक्ष की भी आलोचना की, आपको आलोचनात्मक दृष्टि से या अल्टरनेटिव जो उसके व्यूज़ हैं उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चूंकि सरकार का डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए ये औपचारिक है, संसद में पेश किया गया है तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है, इसलिए हम व्हाइट पेपर पे ही चर्चा करेंगे। जहाँ तक दूसरा मुद्दा है, एक काफ़ी दिन से चर्चा में रहा है, थोड़ा बहुत कुछ लोग चर्चित में हमने पढ़ाया भी है, फ्री मूवमेंट रिजिम। ये एक्चुअल में भारत और म्यांमार के सीमावर्ती जो है क्षेत्रों में एक व्यवस्था है जिसमें सीमा के आसपास के कुछ 16 किलोमीटर के दायरे के लोग जो है दोनों तरफ के उनको एक पास मिलता है जिसको बिना वीजा और उसके आवागमन हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर जो भारत और जो म्यांमार की सीमा है ये बाढ़ रहित सीमा है, अभी बाढ़ नहीं लगी, केवल 6 किलोमीटर ही एक वो जगह है जहाँ पे बाढ़ लगी हुई है। तो सरकार ने जो है इसको बाढ़ लगाने और इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात कह रही थी और कल ही गृह मंत्री ने ये कहा कि इस व्यवस्था को निलंबित कर दिया गया है। तो ठीक है, उसको समझेंगे। तीसरा जहां न्यूज़ है कि कल ही जो है आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी समिति की अपनी जो बैठक हुई है उसके बाद मौद्रिक पॉलिसी को लेकर कुछ प्रमुख वक्तव्य आया है जिसको हम मौद्रिक पॉलिसी नवीनतम वक्तव्य कहते हैं। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर को और उसके मौद्रिक नीति के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। तो इन 3 मुद्दों को हम इस पे चर्चा करते हैं और जो ये मौद्रिक नीति वक्तव्य है ये हर 2 माह पे आता रहता है, तो जब आता है तब चर्चा करते हैं। इस बार भी आया है, हम इस बार भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जो होता है एक औपचारिक डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको आप कह सकते हो किसी विशेष मुद्दे, किसी विशेष पहलू को जो है करते हुए कोई कंपनियां भी लाती हैं, सरकारें भी लाती हैं, और इसमें जो इसका लाने का उद्देश्य होता है वो ये है कि कैसे इनसे जो पॉलिसी निर्माण है, अगर कंपनियां लाएंगी तो उनके डायरेक्टर, और जो यहाँ पे हैं तो जो पॉलिसी निर्माण करने वाले लोग हैं या जो आम जन लोग हैं, आम जनमानस जो सरकार जिनके प्रति उत्तरदायी है या लोकसभा में सांसदों के प्रति उत्तरदायी है, उनको व्यवहारिक रूप से उस मुद्दे के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव और जो है कह सकते हो कि एक निर्णय लेने योग्य कोई दृष्टिकोण प्रदान करने को लेकर सूचनाएं उसमें रहती है, जो कहीं ना कहीं जो है भविष्य में क्या बेहतर किया जाए उसको एक सकारात्मक नोट पे रहता है कि कैसे व्हाइट पेपर भविष्य के रास्ते को सुझाता है, जो कहीं न कहीं तथ्यों पर और विश्लेषण पे आधारित होता है। यूं ही नहीं, ऐसे कल्पना नहीं, वो जो भी पीछे की चीज़ें हुई रहती है उसके बारे में व्यवस्थित अध्ययन करके भविष्य के बारे में बताता है। जैसे कि ये अभी व्हाइट पेपर लाया गया है सरकार के द्वारा, अमूमन ये मांग विपक्ष के द्वारा की जाती है कि सरकार किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर व्हाइट पेपर लाए, लेकिन सरकार ने स्वतः से व्हाइट पेपर लाया है और व्हाइट पेपर में पिछले 2 दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो 10 साल के दशक का जो है, अब दशक तो 10 से
मतलब 2000 से 2010 और 2011 से 2020 होगा, लेकिन चूंकि सरकार 2004 में आई है तो सरकार ने पिछले जो विपक्ष की अभी सरकार थी उसके 10 साल और अपने 10 साल को लेकर जो है तुलना करते हुए एक वाइट पेपर, एक ऑथेंटिक वाइट पेपर लाया है, ठीक है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पे जो है चर्चा की गई है और आलोचनात्मक चर्चा की गई है। हम उसको देखेंगे यहाँ पे क्या क्या मामला है, ठीक है। और ये एक बात आ सकती है कि ये व्हाइट पेपर लाना ही भी था सरकार को अगर पिछले सरकार के साथ, तो उसी समय क्यों नहीं लाया। इसको सरकार ने बताया है कि उस समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति को अगर उस पर व्हाइट पेपर ला दिया जाता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था जो इस स्थिति में है, इस स्थिति में नहीं पहुंच सकती थी, वो बहुत खराब स्थिति में चली जाती। तो उस समय जरूरत थी सुधार करने की, इसलिए सरकार ने व्हाइट पेपर नहीं लाया। आज सुधार हो चुका है, सब कुछ हो गई है, इसलिए सरकार पूरी पिक्चर को पेश कर रही है, ठीक है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वित्त मंत्री ने सीतारमण ने 8 फरवरी को संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, ठीक है, व्हाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी इसका पूरा नाम है, कि पेश किया है। यह दस्तावेज वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और यूपीए सरकार 2004-05 का जो वित्त वर्ष है वहां से लेके 13-14 के बीच के तहत आर्थिक शासन के 10 साल के रिकॉर्ड की तुलना वर्तमान सरकार के 10 साल 14-15 से 23-24 के बीच रिकॉर्ड से करती है, ठीक है। इसको लेकर जैसे तुलना है, पिछले यूपीए सरकार के 10 साल की तुलना है और इस सरकार के 10 साल की तुलना है। देखिए इसी तरह की तुलना हम पढ़ा भी चुके हैं, आपके प्रोफेसर गुलाटी का जो था वो दूसरे पर्सपेक्टिव में था। ये सरकार के द्वारा लाया गया है, संसद में पेश किया गया है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से है। ऐसे में कह सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्रेडिबिलिटी, ये सरकार का पक्ष है, लेकिन क्रेडिबल वो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई चीज़ें गलत कही गई होंगी तो एक तो वो संसद का अवमानना हो जाएगा, दूसरे इसको लेके लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकारें श्वेत पत्र में अमूमन जो फैक्चुअल स्थिति, जो औपचारिक स्थिति रहती है उसी को व्याख्यायी करती है, ठीक है। श्वेत पत्र क्या होता है? जैसे बताया कि श्वेत पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, ऑफिशियल दस्तावेज होता है, जो किसी विशिष्ट विषय या मुद्दे पर व्यापक जानकारी, विश्लेषण और प्रस्ताव प्रदान करता है, ठीक है। और श्वेत पत्र क्या उद्देश्य क्या होता है? नीति निर्माताओं, हितधारकों और जनता को सरकार की नीतियों, पहलों और अर्थव्यवस्था पर इसके इच्छित प्रभाव के बारे में सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। यानी कि श्वेत पत्र अगर जैसे सरकार लाई है अर्थव्यवस्था पे जिस दौरान, तो वो जो सरकार के जो लोग हैं या जो जनता है वो उस चीज को जान के आगे निर्णय लेने में उसको आसानी हो सकती है कि उसके अर्थव्यवस्था को लेकर क्या उसका अप्रोच होना चाहिए, जो अप्रोच चल रही है वो सही है। यानी कुल मिला के ये सरकार का अपना एक ऑथेंटिक रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसके जरिए वो पीछे क्या हुआ है उसके बारे में तथ्यात्मक एनालिसिस भी प्रस्तुत करती है, आलोचनात्मक भी करती है, और साथ ही साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन भी सरकारें बताती हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जो इसका नाम है, इसके बारे में बात करें तो इसमें जो है तब से बात है कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। ये बात ये कह रहे हैं, ये सरकार अपने श्वेत पत्र में मान रही है कि जब 10 साल पहले सरकार ने सत्ता संभाली थी तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। देखिए ये बातें पहले भी होती रही हैं, सत्ता पक्ष के लोग यहाँ कहाँ कहते रहे हैं, लेकिन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के रूप में सरकार ने अपने इस श्वेत पत्र के द्वारा उस बात को जैसे कहा है कि उस खराब स्थिति में थी, तो उसके बारे में अब चूंकि एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तो इसके बारे में उनको तथ्यात्मक चीजें भी सरकार देगी। 59 पेज का टोटल डॉक्यूमेंट्स है, तो ये चीजें है। इसमें सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस की खराब स्थिति थी, आर्थिक कुप्रबंधन था, वित्तीय अनुशासनहीनता थी, व्यापक भ्रष्टाचार था और यह एक संकट की स्थिति थी, ठीक है। वित्त मंत्री कह रही हैं कि जो संसद में पेश किए उसमें कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था को चरण दर चरण सुधारने और शासन प्रणालियों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। यानी जब 2014 में सरकार, जो वर्तमान सरकार आई थी, उस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत संकटकालीन थी और उसको चरण दर चरण सुधार करने और शासन प्रणाली बेहतर बनाने में बहुत समय लग गया था। जैसे इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ तहाँ कहा गया है कि उसमें सरकार, जो भारत था फ्रेजाइल 5 की स्थिति थी, एक रेटिंग एजेंसी थी, उसने कहा था कि भारत फ्रेजाइल 5 में स्थिति में पहुंच गया है।
जब यद्यपि अर्थव्यवस्था का विकास दर तो ठीक ठाक था, लेकिन जो मुद्रा की स्थिति थी और जो मुद्रास्फीति थी, जो राजकोषीय घाटा था, जो उसमें भी जो कह सकते हो ज़्यादा बुरा राजस्व घाटा है, और जो कैपिटल अकाउंट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट चालू खाता घाटा है, जो कह सकते हो कि हमारा निर्यात को पोषित करने के लिए जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वह सब कहीं ना कहीं चुनौतियां उत्पन्न कर रहा था। ये बात वित्त मंत्री कह रही हैं। और फिर इसको लेके जो है इन्होंने बताया कि कैसे श्वेत पत्र बताता है कि जब 2014 में यूपीए सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय उसके पहले के सरकारों ने अधिक सुधारों के लिए तैयार और स्वस्थ अर्थव्यवस्था दी थी, लेकिन उसने अपने 10 वर्षों में इसे गैर निष्पादित कर दिया और इसे खोया हुआ डिकेड ना लास्ट डिकेड कहा गया है कि जो अवसर मिला था उसको इस सरकार ने खो दिया और इन्हें बेहतर मिला और इन्होंने छोड़ा तो वो स्थिति खराब हो गई थी। यानी इन्हें उस सुधारों पर अगर आगे बढ़ते तो और बेहतर स्थिति पहुंच सकती थी, लेकिन इन्होंने उसको उस दिशा में नहीं बढ़ा। यहां तक कि ये इसमें कहा गया है कि 91 में जो सुधार किए गए थे, उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उन सुधारों को भी यानी जो खुद के किए सुधार गए जिसको लगातार सरकारें लेकर बढ़ी चली आ रही थी, उन सुधारों को भी लागू करने के लिए जो है कहीं ना कहीं पहल नहीं की गई। ठीक है। और यूपीए और एनडीए सरकारों के बीच कई व्यापक आर्थिक मानदंडों की तुलना इसमें सूचीबद्ध की गई है, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मुद्रास्फीति की स्थिति, मॉनेटरी पॉलिसी। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट आया था, अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आई थी। उसमें क्या हुआ था कि अमेरिका के बैंकों ने बहुत सारे रिटेल सेक्टर में लोन दे दिए थे और ऐसे लोन दिए थे जो लोन लेने के योग्य भी नहीं थे। ऐसे लोगों को लोन दे दिए थे कि उनको लगता था कि चलो प्रॉपर्टी तो है ही है, अगर नहीं चुका पाएंगे तो प्रॉपर्टी से हम वसूल लेंगे, लेकिन उसको कहते हैं सब प्राइम। संभव उचित नहीं था, लेकिन सब कैटेगराइजेशन करके दे दिया गया था अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब रियल सेक्टर में समस्या उत्पन्न हुई, जब रियल सेक्टर हुआ तो बस जो उसकी कीमतें घटनी शुरू हो गई, तो जितना लोन दिया गया था उतनी भी उन मकानों की कीमत नहीं रह गई थी। इसके कारण कई सारे बैंक जो है अमेरिका के तबाह हुए थे और उसका वैश्विक स्तर के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर बहुत कह सकते हो कि प्रभाव पड़ा था, बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा था। उसी के बाद देखिएगा G20 की जो है समिट शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था और बहुत सारी चीजें हुआ था। तो वो उस दौर में था। उसकी चुनौती के बाद जो है वित्त मंत्रालय द्वारा श्वेत पत्र में सूचीबद्ध पहला व्यापक आर्थिक डेटा जो इसमें बताया गया है कि मुद्रास्फीति है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि 2009 से 14 के बीच महंगाई बढ़ी, आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसमें कहा गया है कि संकट वहां आया था, लेकिन उसके प्रभाव से अभी देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए कहा गया था कि 2009 से लेकर 2014 का जो 5 साल है उसमें महंगाई बढ़ गई थी और आम आदमी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपकी रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। आपने 100 रुपया रखा, पता चला कि महंगाई दर 10% हो गई, तो आपका 100 रुपया आपके जेब में रखे ही 90 रुपए का हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको उसका तो प्रभाव पड़ना शुरू ही हो जाएगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2009 और 14 के बीच 6 वर्षों के लिए उच्च राजकोषीय घाटे ने सामान्य और गरीब परिवारों को दुखों का अंबार लगा दिया। 2010-2014 की 5 साल की अवधि में औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर दोहरे अंकों में थी, यानी 10% से ज्यादा थी। ये जो 2010 और 2000 वित्त वर्ष 2009-10 से लेकर वित्त वर्ष 13-14 का जो 5 साल है उसमें एवरेज मुद्रास्फीति दर 2 अंकों में थी, यानी 10% से ज्यादा है। ठीक है, और अगर ओवरऑल जो है 2004 से 2014 के बीच की बात करें तो भी मुद्रास्फीति दर 8.2% है। तो भले विकास दर 6.1% का था एवरेज, लेकिन मुद्रास्फीति दर जो है 8.2% का है। और जो कंफर्टेबल लेवल था आरबीआई जो है वो 4% की माना जाता है, यानी उससे दुगुना है। और 2010 से 2014 के बीच, यानी 2009 से लेकर 2014 के बीच में जो 5 साल था उसमें तो 10 अंक से ज्यादा की मुद्रास्फीति थी, जो कहीं न कहीं लोगों को विकास दर भले बड़ा दिख रहा था, लेकिन वह मुद्रास्फीति का प्रभाव लोगों में दिखाई दे रहा था। अभी देखेंगे क्यों मुद्रास्फीति और इस तरह की क्या समस्या है, ये भी उसमें बताया गया। तो पहली बात बताएगी मुद्रास्फीति।
दूसरी जो चुनौती बताई गई वो थी बैंकिंग सेक्टर की स्थिति, खराब स्थिति। इसमें तो स्थिति, उसमें तो दुर्व्यवस्था है एक तरह से। देखिए, बैंकिंग संकट यूपीए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और बदनाम विरासतों में से एक थी। यह सरकार कह रही है अपने ऑफिशियल व्हाइट पेपर पे, और कह रही है कि खराब ऋणों का उच्च प्रतिशत। खराब ऋण वो होता है जो एनपीए होता है, ऋण न जो चुका देने वालों की संख्या, वो कोई किसी मामले में 90 दिन, और वो होता है यानी जो बैंक कोई उधार देता है तो उस पर समय के साथ उनका ईएमआई आता है, लेकिन जब वो आना बंद हो जाता है कुछ एक पर्टिकुलर सीमा, तो वो उसका बैंक कोई फायदा नहीं मिल पाता, उसको गैर निष्पादित संपत्तियां कहते हैं, और वो जो बढ़ता जाता है वो उसको कहते हैं खराब ऋण। तो वो कह रहे हैं कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी जो टोटल बैंकों का एनपीए था उसको मिला दिया जाए, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार जहां पे समाप्त यानी उनका हुआ था, यानी 2004 में जब ये लाए थे, तो उस समय एनडीए सरकार के अंत में यह 7.8% था। यानी बैंक जितना ऋण लिए थे उसका 7.8 दिए थे, उसका 7.8% जो है वो एनपीए हो गया था, वो खराब ऋण था। और लेकिन ये सितंबर 2023 में, यानी 14 में तो सरकार बदल गई, सितंबर 2023 में ये 12.3% हो गया था। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं स्थिति, और ये तब है, ये आगे भी दिखाते हैं, ये तब है जबकि बहुत सारे बैंक के जो ऋण थे उसको तो दिखाया ही नहीं गया, उसको एवरग्रीनिंग कर दी गई। यानी हमें देना है ईएमआई, हमने ऋण लिया है 100 रुपए, उसको हमें ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें बैंक ने क्या कर दिया, आओ हम तुमको फिर से ऋण दे देते हैं। उससे क्या हो गया, एक नया ऋण हो गया, उससे पुराना चुका के अब नया चलने लगा, तो उसको एवरग्रीनिंग की व्यवस्था और इस तरह की कई सारी चीजों को छुपा दिया गया, जिसके कारण यह समस्या दिखाई दी। और बैंकिंग संकट बिगड़ने का जो मेन कारण बताया जा रहा है उसमें यह है, मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वाणिज्य ऋण निर्णयों में सरकार का राजनीतिक हस्तक्षेप। आपको याद होगा प्रधानमंत्री पहले कहते थे फोन बैंकिंग, कि जो केंद्र सरकार के मंत्री थे वह जो सार्वजनिक जो बैंक थे उनको बोला करते थे कि आप फला को ऋण दे दो और फला को ऋण दे दो। देखो, अभी हम इसको जब दूसरा पहलू देखेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट या घाटा प्रबंधन, तो वहां बताएंगे कि ऋण देने से कैसे अर्थव्यवस्था के विकास को तो मदद मिली, लेकिन उसके साथ जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया गया। उसके कारण जैसे ऋण मिला, निजी क्षेत्र, आज भी सरकार चाह रही है कि निजी क्षेत्र निवेश करे, उसको लेकर उसको ऋण की जरूरत है, इसीलिए सरकार ने अपने खर्चे को कम किया है ताकि निजी क्षेत्र के पास बेहतर ऋण हो। लेकिन जैसे ऋण का मतलब ऋण लेकर अगर आप उसको जो है उत्पादक चीजों में नहीं कर रहे हो, सही ढंग से बैंक उसको ऋण देने के लिए जो ऋणदाता जो ऋण ले रहा है उसका क्रॉस चेक नहीं कर रहा है, या बैंकिंग जो नियम है उसको पालन नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो ऋण को बैड एसेट बनना ही है, और अंततः जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर को वो अपने प्रभाव में लेना आता है। देखिए, ये बताया गया भारतीय रिजर्व, इसमें कहा गया भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जो कि 13 से लेकर 16 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनसे जब एक संसद की समिति ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे, क्यों बढ़ा इतना सारा चीज, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे समय का नहीं है, ये एक्चुअल में 2018 में संसदीय समय चैनल में जो आरबीआई के गवर्नर जो वर्तमान सरकार की आलोचना करते रहते, इन्हीं का हवाला दिया है इस सरकार ने, कि जब ये 2018 में एक संसदीय समिति ने इन्हें पूछा था तो इन्होंने अपना लिखित जवाब दिया था कि जो उस समय बड़ी संख्या में जो बुरे ऋण थे वो 2006 से 8 के दौरान की अवधि में दिए गए थे। यानी कि 2006 से 8 के दौरान जो ऋण दिए गए थे वही बैड लोन हुए थे। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ही इसको, उनका एक स्टेटमेंट, लिखित स्टेटमेंट है जो, यानी ये ऑफिशियल उनका मान सकते हो उनका वक्तव्य, उसके द्वारा ये चीजें दर्शाई गई हैं। दूसरा क्या, बल्कि तीसरा ये था कि बाह्य आर्थिक चुनौती। इसमें बाह्य वाणिज्यिक उधार पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत की बाह्य भेद्यता बढ़ गई थी। यानी कि बाह्य परिस्थितियों से, अभी देखिए परिस्थितियां खराब है, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति क्यों नहीं उतनी डगमगा रही है, क्योंकि भारत ज्यादातर जो है इंटरनल कंजम्पशन ग्रोथ है, और इसने जो बाहर से निवेश या ऋण लेना था उसको काफी कम कर दिया। अभी दिखाएंगे, क्योंकि जो हमारे उधार हैं वो ज्यादातर हमारे घरेलू क्षेत्र से रुपया बेस्ड है, इसलिए बाहर की मुद्रा का हमें बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। उस समय के दौरान बताया गया था कि ज्यादातर जो ऋण लिए गए थे, सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, कि जो निजी क्षेत्र भी ऋण लिया था वह, जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार,
एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग, जो निजी क्षेत्र बाहर से ऋण लेता है, वो बहुत ज्यादा ले लिया गया था। और इसका उदाहरण बताते हैं कि देखिए, यानी 2003-4 से 13-14 के बीच के दौरान जो है बाह्य विदेशी ऋण जो है, बाह्य वाणिज्यिक उधार जो है 21.1% के चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ रहा था। यानी 21.1% बढ़ा, फिर अगले बार ऐसे बढ़ा और ऐसे करते करते ये बढ़ रहा था। जबकि 2013-14 से 22-23 के 9 वर्षों में यह 4.5% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा। कहां 21% और कहां 4.5%। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो निर्भरता बाह्य आर्थिक चुनौती, जैसे ऋण के लिए बाहर ज्यादा निर्भर हो गए, तो बाहर का झटका भी आप पे ज्यादा आना शुरू हो गया था। सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन, देखिए इसमें अभी जो संकट आया था, ऋण का संकट आया, तो सरकार ने क्या किया, इसने ये बता रहे हैं कि इसने होता क्या है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था जब राजकोषीय घाटा पढ़ा रहा था बजट के बारे में, तभी बता रहा था कि सरकारें डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। किन्स ने बता रखा है कि जब खराब स्थिति हो तो करो, कुछ न हो तो लोगों से मिट्टी खंदवाओ और फिर पटवाओ उनके घर का, उसका भी पैसा, तो उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पैसा जाता है। सरकार ने ये तो ठीक किया कि इसने जो है घाटा को बढ़ा के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। इसको लेकर वो निजी क्षेत्र को बैंकिंग के जरिए जो है पैसा दिलवाया, कमर्शियल बारोइंग करवाई, सब कुछ की, लेकिन उसका मैनेजमेंट गलत हो गया। मैनेजमेंट ये हुआ कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने पर बिना बल दिए कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा, कंजम्पशन यानी लोग खर्च करें, इसको लेकर लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा चला गया। कैसे? याद रखिए कि 2009 के चुनाव के पहले ही सरकार ने किसानों की ऋण माफी कर दी, उतना पैसा आ गया लोगों के पास, उतना सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिससे लोगों के पास पैसा आ गया। बैंकों को इतना सस्ते दर पे कहा गया लोगों को ऋण दो, ऋण दो, ऋण दो। अब जो ऋण ले रहे थे वो ऋण लेकर क्या कर रहे थे कि उसका सही जगह नहीं देखा जा रहा कि कहां उपयोग निवेश कर रहे हैं। वो ऋण लेकर खपत बढ़ रहा था, और जब खपत बढ़ेगा, खपत बढ़नी अच्छी चीज है, इसीलिए ऋण दी जाती है, लेकिन खपत के साथ साथ जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब वो खपत मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। यही चुनौती यहां पे देखी गई। इसमें यह बताया गया कि देखिए 2008 का जो वैश्विक संकट आया था उसमें यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज उस समस्या से कहीं अधिक बदतर था जिसे वो संबोधित, यानी जो बाह्य प्रभाव के कारण हमारा निवेश, हमारा निर्यात कम हो रहा था, हमारा विकास दर प्रभावित हो रहा था, उसको कम करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। तो इसको आप कह सकते हो कि ये सही है और उसने ग्रोथ रेट को हमारे मेंटेन रखा। लेकिन वही होता है कि आप पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन वो कहां खर्च कर रहे हो इस पे निर्भर करता है। पहले तो बड़े लंबे समय तक 3 से 4 साल तक चला गया लगातार, और ये दिया गया लोगों को खर्च देने के लिए, खर्च करो खर्च करो। उत्पादन को लेकर पूंजीगत व्यय पे उस तरह का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये सारे संकट उत्पन्न हो गए। और ये बता रहे हैं कि 2008 से 2013-14 में लगातार 6 वर्षों तक भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% से ज्यादा बना रहा, और 2008 से 9 में जो राजस्व घाटा था एक ही साल में 4 गुना हो गया, 4 गुना से ज्यादा हो गया। जो कहीं ना कहीं ये चुनौती थी कि सरकार ने एक बार में पैसा खर्च किया, लेकिन वो पैसा सही जगह खर्च नहीं हुआ। इसको ये अगले उसमें दिखाते हैं कि बुनियादी ढांचा और संपत्ति निर्माण की चुनौती, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कमी दिखाई गई। जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पहले से चल रहे थे पिछली सरकार में, खासतौर से रोड और इस तरह के, वो इंस्टॉल हो गए। एनजीओ का इतना प्रभाव बना, इतना ज्यादा विरोध हुआ और ये सब चीज हुआ कि जो भी प्रोजेक्ट चलता था उसको इन्वायरमेंट और इस तरह से क्लियरेंस और इस तरह की कैसे करके वो समस्या आ ही जाती थी। उसी समय भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजें आ गई, उसको लेकर जो बहुत सारे लिटिगेशन है, या सारी चीजें कहीं ना कहीं करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया। और सरकार का जो खर्च भी हो रहा था, जैसे ये सरकार है, इसने भी इस बार खर्च किया है जब कोरोना के बाद उसका राजकोषीय घाटा बढ़ा, लेकिन उसका वो मुद्रास्फीति या उस तरह का नहीं, क्योंकि सरकार ने जो खर्चा बढ़ाया वो अपना खर्चा ज्यादा से ज्यादा किस पे किया, जो है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, या जो कैपेक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। उसने जो है
लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा न देके लोगों में उत्पादन, जो उत्पादक इकाइयां हैं उस पे, और नहीं कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, खर्च से इकोनॉमी तो बढ़ी, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि एक आधार तैयार हो गया जो आगे के लिए बेहतर हो गया। वहां पे क्या था कि लोगों को खर्च आया, खर्च किया और खत्म, और वो फिर एक मुद्रास्फीति, क्योंकि उत्पादन उस तरह से नहीं बढ़ा। तो यही देखिए कि सार्वजनिक व्यय को अल्पकालिक लोक लुभावना उपायों के लिए तैयार किया गया, और श्वेत पत्र में कहा गया कि पूंजीगत व्यय जो है 10 वर्षों में प्राथमिकता से हटा दिया गया, उसमें ज्यादा कुछ किया ही नहीं गया। और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2004 में 31% होता था, यानी सरकार जो कुल भी व्यय करती थी उसका 31% जो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी वो कर रही थी, और वह 2014 में मात्र 16% रह गया। यानी सरकार के कुल व्यय का सिर्फ 16% पूंजीगत खर्चों में, यानी जो आगे फायदा देगा उस पर हो गया था। बाकी कहां जा रहा था, राजस्व खर्चों में जा रहा था, उपभोग व्यय पे जा रहा था। और 2004 में 31% जो है क्या होता, पूंजीगत खर्च हो रहा था, जिससे क्या करा कि कहीं ना कहीं यह चुनौती उत्पन्न हो गई। और इसमें यूपीए कार्यकाल के दौरान अत्यधिक घाटे की अर्थव्यवस्था से समग्र मांग में निरंतर वृद्धि के साथ, यानी जब पैसा आया लोगों के पास तो लोग मांग करना शुरू किए, जैसे बैंक ने सस्ता ऋण दे दिया, जाओ 8% 7% जिसको चाहो वो ले लो, तो वो क्या करेंगे, वो मांग क्रिएट करेंगे, वो कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। लेकिन एक घर की, कार की और उसके लिए सीमा थी, वो बढ़ा नहीं, तो क्या हुआ, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई, और इससे क्या हुआ, उच्च मुद्रास्फीति हो गई, उच्च चालू खाता घाटा हो गया, क्योंकि आयात हमारा बढ़ा, एक जो हमारा मुद्रा था वो ओवर वैल्यूड हो गई, हमारी रुपए की वैल्यू कुछ ज्यादा हो गई, इसीलिए उसी दौरान डॉलर के मुकाबले 36% रुपए का अवमूल्यन हुआ, और 2013 में चरम पर पहुंच गई ये सारी चीजें, और भारतीय रुपया ऐसी अविवेकपूर्ण नीतियों के बोझ तले दब गया। और इससे वही हुआ कि अनुत्पादक खर्चों को प्राथमिकता देने के मतलब था कि महत्वपूर्ण धनराशि उत्पादक निवेश में नहीं गई, ये सारी चीजें दिखाई दी। सार्वजनिक संस्थाओं की बर्बादी और घोटाला, ये भी वही है कि इसमें और एक कारण आया कि जो सरकारें थी उसने जो है मिस एडवेंचर ऑफ पॉलिसी या पॉलिसी पैरालिसिस की बात की गई, उस तरह की चीजें करना शुरू कर दिया, और घोटाले बहुत देखे गए। उसमें 2G स्पेक्ट्रम था, कोयला घोटाला था, कॉमनवेल्थ घोटाला था, इस तरह के बहुत सारे घोटाले सामने आते चले गए। और साथ ही में जैसे वोडाफोन और उस तरह का मुद्दा था कि सरकार ने जो है पीछे के रेट से ऐसे कराधान किया जो कहीं ना कहीं हमारे निवेश, जो विदेशी निवेश है उसको कहीं ना कहीं क्या किया, हतोत्साहित किया। और ये सारी चीजें क्या हुई, बढ़ी हुई राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल और निवेश गंतव्य के रूप में भारत की छवि पर इसका खराब असर देखा गया, ये सारी चीजें हुई। तो अब यह है कि अब श्वेत प्रस्तुत क्यों किया गया, क्योंकि जब सरकार 2014 में आई थी तो उसको तो तुरंत ही एक आध साल में ये सारी चीजें पता हो गई होती। तो अगले साल के बजट में कुछ लोग कहते हैं कि अगले साल के बजट में क्यों नहीं पेश किया गया, तो ये भी बात इसमें कहा गया है कि जब हम जो भी ये सरकार आई, जैसे ये बता रहे कि खराब स्थिति में थी, तो उस समय जब मिला तो उस समय खराब स्थिति थी, लेकिन उस समय यह मांग था कि शांति बना लिया जाए, अभी न बनाया जाए, जो स्थिति को क्या किया जाए, सुधारने की कोशिश किया जाए। और जब सरकार अभी इस अंतरिम बजट में कह रही है कि जो 2014 की पहले की स्थिति थी उससे हम उबर गए हैं, तो जब उबर गए तब उन्होंने उस बात को बताया। कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं, आप एक व्यवहारिक चीजें होती है कि कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ रहता है, पता रहता है, आप उस समय नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर उस समय बताएं, अगर यही सरकार कह रही है कि उस समय ये चीजें व्हाइट पेपर ला दिया जाता तो जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो माहौल, जो विदेशी माहौल है वो खराब होता, निवेश प्रभावित होता, और कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था तबाही के दौर पे चली जाती। हो सकता है सरकार को राजनीतिक फायदा हो जाता जो पिछली सरकार का। आज बताने पे जो है वो है कि आज चूंकि स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, ऐसे में उस पुरानी चीजों को सिर्फ हम याद करके हमें वैसा आगे नहीं करना है, सिर्फ ये बातें इसमें दिखाने की बात कही गई है। अब देखिए, ये सरकार है, राजनीतिक प्राणी है, राजनेता ही सरकार के जो है होते हैं। चुनाव में जाना है तो उसमें कुछ लोग कहेंगे कि कई सारे अच्छे सकारात्मक पिछले सरकार के पहलुओं को छोड़ दिया गया है,
और इस सरकार के कुछ कमियां हैं उसको छोड़ दिया गया है। हाँ, ये बात की कह सकते हैं कि कुछ उस सरकार की कुछ अच्छी चीजें थी, उसको भी दिखाना चाहिए था। इस सरकार की कुछ कमियां थी, उसको भी दिखाना चाहिए था, दिखा सकते थे। जैसे मैं मानता हूं कि 2013 का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था वह यूपीए सरकार लाई थी, वो एक बहुत बेहतर सुधार था। उसने जो है कहीं ना कहीं अभी तक भारत के किसानों को जो हम एमएसपी दे पाते हैं उसको बचावा देने का एक रास्ता दिया। क्योंकि देखिए 2013 के सितंबर में, वो जून में लाया गया था और सितंबर में ही डब्ल्यूटीओ में एक क्लास बना कि खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए आप अपने किसानों को जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसको चालू रख सकते हैं। ये सरकार भी इसीलिए खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए उसको, अभी लोग कहते हैं ना इतना विकास, पांचवी अर्थव्यवस्था हो गई, क्यों हम उसको चलाए रख रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं वो गरीबी से बाहर निकली हैं, बचाएं। वो बात ठीक है कि अभी बचाएंगे, लेकिन असली चीज वो प्रधानमंत्री खुल के नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनको डब्ल्यूटीओ में जाना है। तो ये बात सच्चाई है कि जो 2013 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था वो लोगों को तो चलो ठीक है सुधार करने के लिए लाया गया था, उसने एब्सोल्यूट गरीबी से ऊपर भी उठाया, लेकिन वो अभी भी चल रहा है और आगे भी सरकार चला रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है जिसके तहत हम किसानों से एमएसपी चल रहे हैं, यानी अपने बताएंगे कि हम अपने 80 करोड़ जनसंख्या को हम खाद्य सुरक्षा देते हैं, तो खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए अपनी पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम को चला सकते हो। वो क्लास बना था 2013 में, ठीक है, सितंबर में वो आया था और उसको लेकर आगे समझौता हो रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, फरवरी में ही तो होने वाला है डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग, लेकिन वो एक बेहतर कदम था, उसके बारे में भी बताना चाहिए था। इस सरकार की भी कुछ कमियां आ रही होंगी, उसको भी बताना चाहिए था कि जैसे बेरोजगारी दर कुछ समय को लेकर थी, कोरोना के पहले एक संरचनागत चेंज हुआ था जिसके कारण प्रभावित रही, तो उसको भी बताइए। तो अब ये तो देखो राजनीतिक डॉक्यूमेंट्स है तो इसमें तो रहेगा, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो बातें उसमें कही गई होंगी वो चीजें तथ्यात्मक आधार पर रही होंगी या उसका कुछ ऑथेंटिसिटी होगा तभी वो कहा गया है। बाकी आप लोग जो है, अब चूंकि ये चर्चा में था बताना था, और बाकी अपनी अपनी श्रद्धा की इसको किस तरह से आप लोग लेते हैं, ठीक है। अगला जो समाचार है वह है कि हमारे गृह मंत्री ने आज कहा है कि जो म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट के सीमा यानी भारत म्यांमार की जो सीमा है उससे जुड़ी हुई जो एक व्यवस्था थी फ्री मूवमेंट रिजिम, मुक्त आवाजाही की व्यवस्था, उसे निलंबित कर दिया गया है। उसके पहले ही कुछ दिन पहले ही सरकार ने पूरे म्यांमार और भारत म्यांमार बॉर्डर पे उसको बाड़ लगाने या उसको घेराबंदी करने के लिए कह दिया था, और वैसे उसी समय आशंका थी, ये उम्मीद था कि सरकार जल्दी ही फ्री मूवमेंट रिजिम को भी समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है और इसे समाप्त भी कर दिया जाएगा। उस ऐसे में ये फिर हमें जानना है कि फ्री मूवमेंट रिजिम क्या है, ये क्यों लाया गया था, इसकी क्यों आलोचना की जा रही है, और जब ये समाप्त किया जा रहा है तो इसको लेकर जो नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार सीमा पर स्थित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की क्या क्या प्रतिक्रिया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम इसको, मुद्दा क्या है। तो बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए संपूर्ण 1643 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 फरवरी को कहा कि केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, कारण देखिए क्या बताया गया है, देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की उत्तरी सीमा से लगे उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना को बनाए रखने, यानी कि 2 कारण है। एक, देश की आंतरिक सुरक्षा को जो चुनौती उत्पन्न हो रही थी किससे, फ्री मूवमेंट रिजिम से। दूसरा, जो उस सीमावर्ती राज्यों में जननांकी बदलाव हो रहा था, यानी जो म्यांमार के लोग भारत में आके बस जा रहे थे, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है और उसको तुरंत तत्काल निलंबित करने की सिफारिश कर दी गई है, ठीक है। तो ये 2 कारण है, याद रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा और जो डेमोग्राफी वहां बदल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। म्यांमार के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है, देखिए 4 राज्य हैं 1643 किलोमीटर में। पहला अरुणाचल प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री ने इसका स्वागत किया है। फिर इसके बाद नागालैंड है, नागालैंड के मुख्यमंत्री थोड़ा सा जो है एक डिप्लोमेटिक चीजें कह रहे हैं, जहां के नागालैंड के कुछ जो सिविल सोसाइटी है वो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं वहाँ पे और नागा उसके कुछ कम्युनिटी का आपस में संबंध है, इसलिए वो इससे नाखुश हैं।
हालांकि वो जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें जो है सरकार को कुछ और विकल्प बनाना चाहिए। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में जो आप देख ही रहे हैं, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हमेशा से इसके विरोधी रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वहाँ पे जो कुकी और मैतेई के बीच जो चीज़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो 2021 के बाद म्यांमार से जो है कुकी समुदाय वहाँ पे आके बस रहा है, या उसके दौरान जो वहाँ पे अफीम की खेती की जा रही है पहाड़ों पर अवैध रूप से, ये सारी चीज़ें हवाला देते रहे हैं, तो उनके मन का ही हुआ है। तो वो मणिपुर के मुख्यमंत्री उसकी जो है तारीफ कर रहे हैं काफ़ी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की। और जो उसके नीचे मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे चूंकि मिजो जनजाति जो है वो भी एक तरह से जो जनजाति है, उसके 3 है, उसमें मिजो भी आती है, कुकी भी आती है, जो चिन भी आती है, ये 3 जनजातियाँ आती हैं। और ये एक क्रॉस मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर के आसपास है। वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी सबसे कड़ी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि वो इसको रोक नहीं सकते हैं, हालांकि वो इसके सबसे विरोधी रहे हैं। तो ये 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 4 तरह की प्रतिक्रिया है, उनके अपने अपने जो डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, जो उनका उसको ध्यान में रखते हुए उसको उन्होंने दिया गया है। ठीक है, फ्री मूवमेंट रेजिम क्या है? तो देखिए, जो हमारी भारत म्यांमार के बीच जो 1643 किलोमीटर की सीमा है, वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो इसके लिए जो राज्य की जो अवधारणा की गई है ना, जो मतलब सीमाएं बांटी गई हैं, अभी देखेंगे कि क्यों लाया गया है। तो ये जो सीमावर्ती राज्य हैं, इनके 16 किलोमीटर के दायरे के लोग, जो वहाँ के जनजातियां हैं, वो एक विशेष पास के द्वारा जो 1 साल के लिए जारी किया जाता है, वो मुफ्त इधर से उधर आवाजाही कर सकते हैं। और इसको लाने के पीछे जो वजह थी, देखिए, ये हालांकि ये व्यवस्था 1970 में ही शुरू की गई थी, लेकिन इसको मेन 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक हिस्से के रूप में लागू किया गया था, जब भारत और म्यांमार के बीच राजनयिक संबंध बेहतर हुए थे। उसमें सत्ता में सरकार आ गई थी, चुनी हुई सरकार आ गई थी, बेहतर हुए थे, तब इसको लागू किया गया था। और इससे फ्री मूवमेंट रेजिम के तहत पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो या तो भारत का नागरिक है या म्यांमार का नागरिक है, जो सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के भीतर किसी भी क्षेत्र का निवासी, एक सीमा पास दिखाकर सीमा पार कर सकता था। और इसको लाने के पीछे जो वजह थी, क्यों अपनाया गया, उसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण भी है, और कुछ उसी ऐतिहासिक कारण से कुछ उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक या कारण भी, आर्थिक कारण भी जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा का सीमांकन हुआ था, वो 1826 में हुआ था। और चूंकि अंग्रेज सरकार किए थे, वो जो सीमाओं का सीमांकन किए थे, वह राजनीतिक दृश्य, सीमाएं जो है राजनीतिक दृश्य से दिखी गई थी, और उसमें क्षेत्र में रहने वाले लोगों की राय लिए बिना किया गया था। एक औपनिवेशिक सत्ता थी, वो क्यों राय लेगी किसी के, किया गया था। और सीमा के प्रभावी ढंग से एक ही जनजाति और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना 2 देशों में विभाजित कर दिया। उसमें जो कई सारे तो ऐसे थे कि एक तो आपको कि एक सीमा एक गांव के एक जो मुखिया उसके घर के बीच से होकर गुजरती है, और कई बार ये देखा है कि आधा घर इधर है, आधा घर उधर है, बाकी जो जनजाति समुदाय कुछ उधर रह रहे हैं, कुछ उधर हैं। और उन जनजाति समुदायों में राजनीतिक भावना से ज्यादा उनका इथनिक या जो जनजाति पहचान है वो ज्यादा प्रभावी है। सामान्य के तौर की स्थिति में वो प्रभाव जो है राजनीतिक आता जाता है, लेकिन जहां विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, उनके लिए उनका एथनिक पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में एक मांग उठती रही है कि कुछ होना चाहिए जो आपस में जुड़ा हो। उसको ध्यान में रखते हुए 70 से ही व्यवस्था थी, बाद में उसको किया गया, क्योंकि जो मिजो और जो कुकी और चिन, ये 3 समुदाय है, ये जो समुदाय के लोगों के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, और ये हमारे जो है मिजोरम में पाए जाते हैं, कुछ मणिपुर में पाए जाते हैं, और म्यांमार के उसी सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। और नागा जो जनजाति है, वह भी कुछ थोड़ा बहुत जो है म्यांमार के एक नागा शासित क्षेत्र जंगांग है, वहां भी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में इनकी मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए इनको दिया गया। और इसमें से क्या होगा, लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना था, और फ्री मूवमेंट रेजिम व्यवस्था को स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था,
कि उससे जो है, क्योंकि म्यांमार में उतना समझ ही नहीं रहे, भारत में थोड़ा सा विकास था, तो उससे क्या होगा कि भारत में स्थानीय विकास भी बढ़ेगा। इधर के लोग इधर आके बेच सकते हैं, लेना उधर के लोग यहाँ से आके ले सकते हैं, तो स्थानीय स्तर पे जो है व्यापार और ये बढ़ेगा। मेन जो कारण था वो सामाजिक सांस्कृतिक जो कह सकते हो कि उनके साथ समस्या हुई थी, उसको प्रभावित, उसको दूर करने को लेकर किया गया था। लेकिन इसकी आलोचना क्यों की जा रही, क्यों ये बंद हुआ, उसके पीछे देखिए, ये भले उन लोगों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखिए बंद ही करने के लिए बताया ही है गृह मंत्री ने कि ये आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न कर रहा था। और जो वहाँ के स्थानीय जो राज्य हैं जो सीमावर्ती, उनमें डेमोग्राफिक चेंज कर रहा था, और वो भी कहीं ना कहीं फिर एक तरह से स्थानीय आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां उत्पन्न कर रहा था। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि इसके तहत जो है जो स्मगलिंग जो है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तस्करी, मादक पदार्थों की, बंदूकों की तस्करी बढ़ गया था, अवैध प्रवासन हो रहा था। इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट, खासतौर से जो वो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनका जो है उनमें आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी, और ये जो मादक द्रव्य और इस तरह की चीजें दिखाई दे रही थी। इसमें 2021 के 1 फरवरी 2021 के बाद म्यांमार में जो है सैन्य तख्तापलट होने के बाद वहां से बहुत बड़े पैमाने पर जो है वहां की कुकी जनजातियां जो है म्यांमार में भी, यहाँ पे मिजोरम में भी आती हैं और मणिपुर में आती है। मिजोरम में ज़्यादा संख्या आती है, लेकिन चूंकि वहाँ पे उन्हीं जाति समूहों की ही बहुमत है, इसलिए वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। हालांकि चुनौती वहाँ भी वही है आंतरिक सुरक्षा को लेके, लेकिन ज़्यादा समस्या मणिपुर में हुई कि जो आके वहाँ बसने लगे, तो जो मणिपुर का जो मैती समुदाय है उसने विरोध करना शुरू कर दिया, और उसके वहाँ की सरकार की भी चीज़ें ये भी दिखाई दी कि कहीं ना कहीं इसके जरिए जो है अवैध हथियारों का, ड्रग्स का और इस तरह की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न कर रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसे कर दिया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि मादक द्रव्यों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, और ये ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि जो सुरक्षा नेतार्थ है और म्यांमार की जो गुप्त प्रयोगशालाएं हैं, जहां पे ये लैब हैं जहां पे ये मादक द्रव्य बनते हैं, वो लगातार जो है उस नशीले पदार्थों को बना रहे हैं, और इसका प्रवाह जो है जारी है। ठीक है, अगला जो छोटा सा न्यूज हम देखेंगे वह है मौद्रिक नीति वक्तव्य, नवीनतम मौद्रिक, भारतीय रिजर्व बैंक का नवीनतम मौद्रिक नीति वक्तव्य। देखिए, मौद्रिक नीति पॉलिसी कमेटी एक बनी है रिजर्व बैंक के तहत, जो भारत के जो मौद्रिक पॉलिसी है, मौद्रिक पॉलिसी क्या है, अगर आप सोचें कि अर्थव्यवस्था में हम जीडीपी नापते हैं, तो जीडीपी क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यानी अर्थव्यवस्था के बेहतर होने के लेकर वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन भी होना चाहिए, और जो उनका मूल्य भी है वो भी एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, बिल्कुल ही कम ना हो जाए, क्यों इतना ही मतलब कम हो जाए कि लोगों का जो है कह सकते हो कि दाम इतना मतलब वृद्धि न हो, यानी लगातार वो रहे, ताकि लोग जो है उत्पादन करने को लेकर ही हतोत्साहित हो जाएं, या इतना ज़्यादा मूल्य बढ़ जाए कि लोगों का कहीं ना कहीं जीना ही दुष्कर हो जाए। तो इसलिए ये इतना न बढ़ जाए और इतना न कम हो जाए, इस मूल्य को नियंत्रित करने को लेकर आरबीआई की मेन भूमिका है, लेकिन उस दौरान विकास को भी वो ध्यान में रखती है। और आरबीआई अपने हर 2 महीने पर मौद्रिक पॉलिसी की एक कमेटी की बैठक करती है, उसके बाद मौद्रिक नीति जारी करती है। तो ये लगातार 6ठी बार ऐसा हो रहा है कि इस पॉलिसी कमेटी ने जो उसका रेपो रेट है, जिसके आधार पे जो हमारे जो ऋण लेते हैं हम बैंकों से, उसका मेन दर प्रभावित होता है, उसको अनचेंज 6.5% ही रखा है, यानी जो जैसा दर चल रहा है वही दर ऐसा चलता रहेगा। ये ध्यान में रखते हुए कि अभी भी उसका जो मौद्रिक मुद्रास्फीति का जो उसका लक्ष्य है 4%, ±2 हालांकि है उसी रेंज में है, लेकिन उसका एक्चुअल लक्ष्य 4% है, उससे ऊपर हमारी मुद्रास्फीति बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए वो रेपो रेट को अनचेंज रखा है। और इसी दौरान उसने बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल यानी वित्त वर्ष 24-25 में 7% के आसपास या 7% से ऊपर रहने का अनुमान है। ठीक है, तो आइए थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें रिजर्व बैंक ने जारी अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और खुदरा मुद्रास्फीति को 4% तक कम करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए नीति दर, इसी को रेपो रेट बोलते हैं, आपको रेपो रेट को लगातार 6ठी बार अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया है। और उसने कहा
अपरिवर्तित मतलब 6.5% पर रखने का कहा गया है। और उसने कहा है कि उसके अगले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7% की उम्मीद है, यानी जितना पहले कहा था उतना ही रहने की उम्मीद है। हालांकि एनएसएसओ ने जो आंकड़ा पिछले साल के लिए लिया है वो 7.3% है, तो उससे कम है, लेकिन आरबीआई ये बता रही है कि 7% है। और सरकार ने भी अपना जो अभी समीक्षा दिया है उसमें भी कहा है कि 7% के लगातार ये बनी रहेगी। और आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति को टिकाऊ आधार 4% के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए वो जो अभी मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जो उसने रेपो रेट को एक बढ़ाया था वो उसी पर अभी लगातार बढ़ रहा है, यानी उसका अभी बैंकिंग जो पॉलिसी उसका उद्देश्य है कि जो है मुद्रास्फीति को धीरे धीरे कम लेवल पे ही रखा जा सके, उसको लगातार उसी नीति पे आरबीआई अभी चल रही है। जहां तक जीडीपी के विकास दर का अनुमान है, आरबीआई ने कहा है इस मौद्रिक पॉलिसी के लिए कि जो है 2024-25 के लिए ये 7% की वृद्धि दर का अनुमान है। और आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव देख ही रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है उसको कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू आर्थिक विखंडन से प्रतिकूल परिस्थितियों के परिदृश्य के लिए जो है, यानी जो भू राजनीतिक तनाव हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में चुनौतियां हैं और जो आर्थिक विखंडन है, यानी कहीं ना कहीं जो चीन से अलग एक सप्लाई चेन से अलग और इस तरह की चीज़ें जो आती हैं उसके कारण जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम बना हुआ है। फिर भी ये बता रहे हैं कि 7% रहेगा। तो कैसे रहेगा उसमें ये बता रहे हैं कि क्यों ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि रबी फसलों की बुआई में सुधार हुआ है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निरंतर लाभ दे रहा है, सेवाओं में भी लचीलापन दिखाई दे रहा है, 24-25 में आर्थिक गतिविधियों का जो है ये बता रही है कि ये सारी चीज़ें हमारी समर्थन करेगी। मांग जो है सब डिमांड को कौन सा, जैसे घरेलू खपत में सुधार की उम्मीद है, निजी पूंजीगत व्यय में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने जब अपना कम किया तो यही उम्मीद है कि निजी व्यय बढ़ेगा। जो हमारे कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनके जो व्यवसाय घराने हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस है, लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस है, बैंकिंग ऋण जो है अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर की स्थिति अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये डिमांड बढ़ाएगा। और जो फसलों की बुआई भी ठीक ठाक हुआ है, सेवाएं भी बेहतर चल रही हैं, निर्माण क्षेत्र में लाभ भी बेहतर दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो घरेलू परिस्थितियां हैं वो बेहतर हैं, लेकिन बाह्य स्तर पे जो चुनौतियां हैं इसको लेकर वो मुद्रास्फीति के दर को 4% के बराबर बनाए रखने को लेकर आरबीआई कॉन्शियस है। इसलिए उसने 7% का ही विकास दर को ही उसको आगे बढ़ाया है और अपने पॉलिसी रेट को, अपने रेपो रेट को अनचेंज करते हुए 6.5% ही रखा है। और इसी संदर्भ में जैसे देख लीजिए मुद्रास्फीति के मुद्दे पर, तो वो कह रहा है कि आरबीआई 6.5% का अपना दर रखा है रेपो रेट, क्योंकि वो मुद्रास्फीति को लेकर बता रहा है कि वो 4% को बनाना चाहता है। और इस साल भी, यानी जो मतलब इस साल तो 5.8%, 5.9% ऐसे अभी बदल रहा है, लेकिन अगले साल के लिए भी आरबीआई जो लक्ष्य रखी है वो 4.5% रखी है, वह भी 4% से ज़्यादा ही है। लेकिन फिर भी अगर 4.5% भी मुद्रास्फीति रहती है तो ये आरबीआई के लिए एक बेहतर स्थिति है। तो ये आरबीआई का जो मौद्रिक नीति वक्तव्य है इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार।